हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लेकर आ गए आपके सामने एनएमएस एग्जाम 2023 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपके एनएमएस एग्जाम में साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपके 35 नंबर के 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो विद्यार्थियों, बिना टाइम खराब किए चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल दाब का मापन किया जाता है। आपको बताना है कि वायुमंडल दाब का मापन है वो किसके द्वारा, यानी किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। ए है वोल्टमीटर से, बी बोरोमीटर से, ग्लेवोमीटर से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। आपने यह मैंने पहले भी बोला है कि आपको क्वेश्चन को देखकर आपको ये नहीं समझना कि ये क्वेश्चन सिंपल है। आपको ये देखना है कि मुझे जिस ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कितने ऑप्शन के मुझे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तभी आपको अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अन्यथा यह नहीं समझना कि क्वेश्चन तो वायुमंडल दाब मापन का पूछा है, ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको बाकी ऑप्शन को भी देखना है कि ये मुझे कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका सारा एक्सप्लेन कर आपको बताऊंगा। आप नोट करके ज़रूर रखना, आपको ये एग्ज़ाम में फिर रिपीट होने की पूरे चांस है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोरोमीटर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बोरोमीटर। आपको पूछा गया है कि वोल्ट मीटर, जैसे कि ये ऑप्शन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसका है? वोल्ट मीटर है विद्युत धारा का। वोल्ट मीटर विद्युत धारा का एम्पियर भी होता है और वोल्ट मीटर भी विद्युत धारा का होता है। तो आपको घबराना नहीं है कि अगर विद्युत धारा में वोल्ट मीटर भी आ जाए या एम्पियर भी आ जाए तो आप दोनों में से एक को राइट करके आना। अगर दोनों इक्वेशन के अंदर पूछ लें तो आपको एम्पियर आपको सही करके आना है। अगला क्वेश्चन जैसे कि डी पूछा गया थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको पता है, जैसे तापमान मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का करते हैं। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अब की बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मामीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तापमान, या तापमान की इकाई क्या है थर्मामीटर मापने की। इस ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। आपको बताना है कि अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपको ए ऑप्शन है जल अपघटन, बी निर्जलीकरण, सी उदासीनीकरण, डी आयनीकरण। इसमें आपको बताना है कि अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। जैसे कि अम्ल और क्षार क्रिया करके उदासीन, यानी अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो यह क्रिया उदासीनीकरण हो गई। आपको पूछा जल अपघटन। जल अपघटन किसे कहते हैं? जिसमें जल का अपघटन होता है, यानी जल का अलग होना, जल का टूटना क्या कहलाता है? जल अपघटन। जिसमें ऑक्सीजन का अलग होना जल अपघटन कहलाता है। आयनीकरण, जिसमें आयनों का टूटना क्या कहलाता है? आयनीकरण। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदासीनीकरण। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको इसके अंदर बताना है कि चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है जल संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है वन संरक्षण से, डी है वन्य जीव संरक्षण से। इसमें आपको बताना है चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। इसमें आपको सभी को पता होगा ये किससे संबंधित है, ये वन संरक्षण से संबंधित है। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। आपको पूछा गया श्वेत प्रकाश है जिसमें सभी अवयव रंगों का विभक्त होना, यानी उसका टूटना, अलग होना, इस घटना को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी है वर्ण विक्षेपण। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ण विक्षेपण। जिसमें आपको पूछा गया श्वेत प्रकाश के अवयवों का रंग, तो अवयवों का रंग वर्ण के अनुसार होगा, तो विक्षेपण यानी अलग अलग होना। इसके अंदर आपको पूछा गया, जैसे कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है
कि परावर्तन क्या है। आपको पूछा जाएगा परावर्तन क्या है या परावर्तन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको बताना है किसी वस्तु के टकरा कर उसी वस्तु का वापस आना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और वस्तु का आना उसे क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको फिर रिपीट होने का पूरा चांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको पूछा गया है दंत विशेषज्ञ होते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब दांतों का जब ऑपरेशन करते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रिज्म। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अपन अगर किसी चीज को देखना चाहते हैं तो किसी चीज को बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। जैसे दूरबीन है, दूरबीन के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दूर की वस्तु को अपन स्पष्ट देख सकते हैं। समतल दर्पण का मतलब होता है अगर किसी वस्तु का है जो प्रतिबिंब अपन को उसी समान रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि कोई वस्तु दूर है तो दूर के हिसाब से दिखाई देगी, अगर कोई वस्तु नजदीक है तो वो बड़ी दिखाई देगी। इसी हिसाब से जिसे अपन देखते हैं अपन का चेहरा देखते हैं कांच के अंदर तो कांच समतल दर्पण का उदाहरण है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के चेहरे देखे जाने वाला कांच का किस दर्पण का बना होता है, वो होता है समतल दर्पण का। ठीक है। उत्तल दर्पण आप सभी को पता है वो गाड़ियों के पीछे लगे होते हैं जिसमें किसी वस्तु को बड़ा देख सकते हैं। और प्रिज्म आपको सभी को पता है जो अपन इंद्रधनुष के रंग होते हैं उसमें 7 रंगों का वो आकार होता है क्रम वाइज, उसे कहते हैं प्रिज्म। तो आपको इसका अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, 5वें के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण। अपन थोड़े जल्दी चलते हैं क्यों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और इसके आपको राइट आंसर बताना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं। अगर आपको ऐसा ही समझना है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि सर हमें आप एक्सप्लेन करके, भले ही क्वेश्चन कम हो लेकिन एक्सप्लेन करके बताओ, जिससे कि हमारे आगे एग्जाम में आने के पूरे चांस बने और अपन क्वेश्चन को राइट करके आए। लेकिन टाइम भले ज़्यादा लगो लेकिन क्वेश्चन का आंसर और लेवल बड़ा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर थर्मामीटर का तापीय प्रकाश कितना रखता है। ए ऑप्शन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 या 35 सेंटीग्रेड से 42 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री आर से 42 डिग्री आर या 35 डिग्री केल्विन से 42 डिग्री केल्विन। इसमें आपको पूछा गया है डॉक्टर है वो थर्मामीटर तापमान प्रकाश होता है वो किसके अंदर रखते हैं, यानी इसका आपको राइट आंसर बताना है। अपन वो डॉक्टर रखते हैं 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी बतानी है आपको। 25 सेंटी से अनंत एवं 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर। इसमें आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीग्रेड होगी तभी वो देख पाएगा, अन्यथा वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा या आभासी व बड़ा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के पूरे चांस है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट हो जाएगा आभासी एवं बड़ा यानी डी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आपको पूछा गया ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ के रूप में नहीं काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन है जस्ता, बी है लोहा, सी ऑप्शन निकिल, डी है कोबाल्ट। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जस्ता। जस्ता है वो एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। आपको पूछा गया कि विद्युत चुंबक है उसके चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ए फ्लेमिंग ने, बी फेराडे ने, एम्पियर ने, ऑस्ट्रेड ने।
तो आपको इसके अंदर राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा विद्यार्थियों? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्ट्रेड ने। अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? ए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से, आयन विनिमय प्रक्रिया से, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया से, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति चाल से 15 मिनट चलती है, तत्पश्चात वे 60 किलोमीटर प्रति चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? आपको पूछा गया दूरी का आप सभी को पता होता है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय आपको पूछा गया, चाल इंटू समय। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 40 किलोमीटर 15 मिनट में चलती है, इसके पश्चात 60 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में चलती है, तो कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है आपको। तो कुल दूरी आपको चाल से और इसको गुणा करना है। इसे गुणा करेंगे तब कितना आंसर आएगा? इसके अंदर गुणा करेंगे तब आएगा 100 किलोमीटर। अपन पहले 40 तय कर ली, उसके बाद में कितने की 60, 40 और 60 कितने हो गए 100, यानी ए आंसर इसका राइट होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? आपको पूछा गया कौन सा ऐसा है जो वन से उत्पाद नहीं है। ए ऑप्शन है गोंद, फ्लूइड, सील करने की लाख, केरोसिन। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऐसा है जो वन से उत्पाद नहीं है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होता है केरोसिन, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन सा मेल पुनः आवेशित किया जा सकता है? अनावेशित हो जाने के बाद कौन सा मेल है जो पुनः आवेशित किया जाता है? ए वोल्टीय सेल, बी सीसा संचालक सेल, लेंकाले सेल और डेनियल सेल। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीसा संचालक सेल है जो पुनः आवेशित किया जा सकता है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन सा है? पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन सा है? कूटपाद, फ्लैजिला, सीलिया, उपयोग सभी। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो पैरामीशिया का जो प्रचलन अंग है वो कौन है? वो सीलिया है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिका क्रिया का नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? कोशिका क्रिया का नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, कोशिका झिल्ली और हरित लवक। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रक है जो कोशिका क्रिया का नियंत्रण करने का अंगक है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंचुआ का श्वसन अंग पूछा गया आपको। केंचुए का श्वसन अंग क्लोम, रंध्र, फेफड़े और त्वचा। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करता है। आगे जब अगला क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक है। यूरिया उर्वरक है वो कैसा है? ए नाइट्रोजनी, बी स्फूरी, पोटेशियम और संयुक्त। इसके अंदर राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों यूरिया उर्वरक एक है वो नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 46%। अब की बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो आपके इसके अंदर राइट आंसर याद करके चलना 46%। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम किस भाग के द्वारा जनन प्रक्रिया होती है? ब्रायोफिल्म जो एक पत्ती होती है उसके अंदर किसके द्वारा होता है? ये तना, पत्ती, मूसला, मूल, जड़ या पुष्प। इसके अंदर विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म का प्रजनन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया है वो जीवाणु के द्वारा रोग कारक है इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोग का टीका लगाया जाता है। रोग का टीका कब लगाया जाता है? ये जुकाम, एड्स, मधुमेह और टाइफाइड। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड होता है जो रोग का टीका लगाया जाता है। रव और कतला है, आपको बताना है कि रव और कतला है वो क्या है? एक जलीय पौधे है
मछली के रोग है, मछली की जातियाँ या जीवाणु है। इसके अंदर आपको याद रखना रव और कतला है वो मछली की जातियाँ हैं, बल्कि आपको ये नहीं करके आना मछली के रोग। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व ए आयरन, बी मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा विद्यार्थियों? इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साहीवाल किसकी नस्ल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहीवाल पूछा गया है। साहीवाल ए ऑप्शन है गाय, बी भैंस, सी मुर्गी और डी बकरी। इसके अंदर राइट आंसर बताना है विद्यार्थी। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाय की साहीवाल एक नस्ल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्रुवीय भालू, जो ध्रुवीय भालू होते हैं उसको अत्यधिक ठंड जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषता अनुकूलन करती है? ए ऑप्शन है श्वेत बाल, फर या त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर, लंबी पूंछ, मजबूत नाखून, बड़े पंजे, सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए। तो विद्यार्थियों इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट यानी श्वेत बाल होते हैं और त्वचा के नीचे वसा होती है, तीव्र सूंघने की क्षमता होती है, तभी वो ध्रुवीय बालों को अधिक ठंड नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है जाइलम उत्तक का कार्य पूछा गया आपको। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? ये जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन। जाइलम उत्तक का कार्य पूछा गया है तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी यानी जल का परिवहन। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? ये 50 से 60 प्रति मिनट, 90 से 100 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 70 से 80 प्रति मिनट। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण है। आपको पूछा गया गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जस्ते की परत, लोहे पर शीशे की परत, जस्ते पर लोहे की परत, लोहे पर पेंट। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर जस्ते की परत क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे पर जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है। आपको बताना है कि लोहे पर अगर जंग लगता है तो लोहा किसके अंदर परिवर्तित होता है? ए आयरन ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड में, जिंक ऑक्साइड में। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में पाई जाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? एलपीजी के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख गैस ए ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीथेन है जो एलपीजी के अंदर पाई जाती है। आपको इसका नहीं सॉरी विद्यार्थियों, सॉरी, इसके अंदर मैंने आपको सीएनजी का बता दिया, तो आपको इसमें एलपीजी का पूछा गया है, तो आप एक बार इसको क्रॉस करें। इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ब्यूटेन यानी एलपीजी के अंदर क्या पाई जाती है? ब्यूटेन। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको एलपीजी यानी सीएनजी का पूछे तो आपको मीथेन करना है। क्या करना है? सीएनजी का अपन को मीथेन करना है। बी आंसर राइट करना है। आपकी बार ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आपको इसको याद करके जाना है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है मार्स गैस कहते हैं। आपको बताना पूछा गया मार्स गैस किसे कहते हैं? ए ऑप्शन मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को। इसके अंदर विद्यार्थी राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मार्स यानी मार्स में मैं और मीथेन में मैं, तो आपको याद रखना है कि मार्स और मीथेन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की संयोजकता पूछी गई है आपको। कैल्शियम की संयोजकता +1, +2, +3, +4। इसके अंदर आपको पूछा गया है कैल्शियम की संयोजकता। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? बी यानी ऑप्शन नंबर 2। कितनी हो जाएगी? 2। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? ये जल में शक्कर का घोलना, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना या जंग लगना। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह किसका है? एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको याद रखना है, जैसे मोम का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे अगर मोम पिघल गई है तो अपन उसको वापस मोम बना सकते हैं। बर्फ का पिघलना, जैसे अगर कोई पानी
बर्फ़ बन गया तो अपन उसको पिघला कर पुनः पानी बना सकते हैं। जल में शक्कर का घोलना, अगर अपन जल के अंदर शक्कर घुल गई है तो अपन उसको छान कर या किसी अन्य विधि के द्वारा अपन उसको पानी को गर्म करके भी अपन अलग कर सकते हैं। तो आपको इसमें अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब की बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन में मूलभूत कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। आपको परमाणु क्रमांक पूरे रट के जाने हैं। इसके अंदर आपको पूछा गया फ्लोरीन की है जो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30, 20, 50 और 60। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कितनी होती है, 60 होती है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा की प्रकृति होती है। आपको बेकिंग सोडा की प्रकृति पूछा गया है। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, अम्लीय व क्षारीय दोनों। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके क्षारीय, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।